हेलो दोस्तों, तो यहाँ से आज हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है, या इस चैप्टर का छोटा सा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है तरल दाब। इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्लूइड प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? तरल यानी फ्लूइड की। ठीक है, फ्लूइड को डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ी सी लिख रखी है। तरल पदार्थ वे हैं जिनकी अपनी निश्चित आकृति नहीं होती है, अर्थात वे अपनी आकृति परिवर्तन का कोई विरोध नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने काफ़ी सुन रखा होगा, दोनों लिक्विड और जो आपके गैसेस होते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं? फ्लूइड यानी तरल होते हैं। दोनों का अपना शेप नहीं होता है। आप देख सकते हैं, आपका वाटर जो होता है, पानी जो होता है, उसे आप जिस पॉट में रखते हैं वो उसी पॉट का, जिस भी बर्तन में आप रखते हैं वो उसी बर्तन का शेप ले लेता है। ठीक है, और जो आपका गैस होता है उसे तो आप लोग जानते ही होंगे, कहीं पर भी छोड़ दीजिए वो पूरे कमरे में ही भर जाता है। ठीक है, थोड़ी सी गैस लेकर आप क्या करें, कमरे के किसी कोने में रख दें तो, और उसका ढक्कन खोल दें तो वो पूरे कमरे में फैल जाता है। तो उसका शेप तो जाहिर सी बात है निश्चित होता ही नहीं है। ठीक है, तो तरल पदार्थ वे हैं जिनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, तरल मतलब लिक्विड नहीं होता है, तरल मतलब फ्लूइड होता है, और फ्लूइड में आपके द्रव और गैस दोनों आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या होते हैं? दोनों आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप कैसे कहें कि दोनों अलग हैं? ठीक है, तो फ्लूइड में जो आपका द्रव है और जो गैस है दोनों ही तरल पदार्थ हैं, लेकिन दोनों में भेद किया जा सकता है, दोनों में डिफरेंस किया जा सकता है। कैसे डिफरेंस करेंगे कि जो आपका द्रव होता है और जो आपका गैस होता है, तो द्रव में आकृति भले ही ना निश्चित हो, आकृति भले ही ना निश्चित हो, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। आयतन कैसे निश्चित होता है? अगर आप इसे इस ग्लास में रखते हैं तो ये ग्लास का शेप ले लेता है, और अगर आप इसी को पॉर कर दें अपने बकेट में, ठीक है, किसी बड़ी बकेट में, किसी बड़ी बाल्टी में डाल दें, तब भी ये इतना ही रहता है, इसका आयतन नहीं बढ़ता है, ये जगह उतनी ही घेरता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो आपका द्रव होता है इसका आयतन नहीं बढ़ता है, आयतन स्थिर रहता है। ठीक है, लेकिन जो आपका गैस होता है, ठीक है, गैस होता है, इसे आप छोटे से बॉक्स में रखें तब ये छोटे से बॉक्स में रहेगा, इतना ही। ठीक, अगर आप इसे बड़े बॉक्स में कर देते हैं तो ये पूरे बड़े बॉक्स को घोर लेगा, जबकि गैस आपकी इतनी ही है। तो इसमें आयतन भी नहीं होता है और आकृति भी नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा, आपका जो द्रव होता है वो असंपीड्य होता है। असंपीड्य का मतलब आप उसे दबा नहीं सकते हैं। दबाने का मतलब है कि आपका जो वाटर रहता है, आप देखते होंगे अगर आप किसी पॉलीथीन में वाटर को फिल कर देते हैं तो इस पॉलीथीन को अगर आप प्रेस करते हैं तो पॉलीथीन फटकर जो आपका वाटर होगा वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये पॉलीथीन में जो वाटर है वो पूरा सिमट कर छोटा सा हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन वहीं पर आप कोई बलून लीजिए, उसमें एयर फिल करिए, और आप दोनों हाथों से अगर इसे प्रेस करेंगे तो पूरे ही बलून को आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है, आपका बलून कितना था? काफी बड़ा था, आप इसने क्या किया, दोनों हाथों से इसे प्रेस किया तो ये छोटा हो गया, यानी पूरी एयर कंप्रेस हो गई। ठीक है, तो जो आपका द्रव होता है, जो द्रव होता है वो क्या होता है? असंपीड्य। असंपीड्य का मतलब कि उसे दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, और जो आपके गैसेस होते हैं वो क्या होते हैं? संपीड्य होते हैं, यानी इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है, इन्हें आसानी से आप प्रेस करके इसका आयतन कम कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आपको तरल और द्रव तथा गैस इन तीनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, बाद हम लोग बात करेंगे प्रेशर की। ठीक है, आप लोगों ने ये शब्द कई बार सुन रखा होगा। ठीक है, दाब, प्रेशर। ठीक है, तो इसकी परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर समान रूप से लगने वाले अभिलंबवत बल को पृष्ठ पर पड़ने वाला दाब यानी प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, ये कोई पृष्ठ मान लेते हैं, पृष्ठ मतलब ये आपका नीचे पूरा लिक्विड है। ठीक है, ठीक है, कोई लिक्विड है मान लिया ये पूरा नीचे, तो इसका ये ऊपरी भाग होगा ना। ठीक है, ऊपरी भाग,
ठीक है। जैसे आपके घर में बकेट है तो बाल्टी है, तो बाल्टी में जब पानी भरा होता है तो उसके ऊपर का जो सरफेस होता है, ठीक है, पूरा गोल होता है, ठीक है, वैसा सरफेस मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पर ये है तो इस पर अभिलंबवत, अभिलंबवत का मतलब इस पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी इस सरफेस पर 90 डिग्री एंगल जो बनेगा, ठीक है, इसकी बात करी जा रही है। ठीक है, तो ऐसा फोर्स, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर समान रूप से लगने वाले अभिलंबवत बल को, ठीक है, ऐसा फोर्स, ऐसा बल जो इस पृष्ठ पर क्या लग रहा हो, लंबवत लग रहा हो, क्या लग रहा हो, लंबवत लग रहा हो, तो उस बल को क्या कहेंगे, उस बल को कहेंगे दाब। क्या कहेंगे, उस बल को हम लोग दाब कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या कहेंगे, अगर ये आपका कोई पृष्ठ हो गया, क्या हो गया, ये पृष्ठ हो गया, तो इस पर ये जो लंबवत दाब लगेगा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसे ही क्या कहेंगे, प्रेशर यानी दाब कहेंगे। ठीक है, अब यहां से इसका फार्मूला कैसे निकलेगा, मान लेते हैं, माना कोई पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल ए है तथा इस पर लंबवत बल F है, इस पर लंबवत, इसका एरिया कितना मान लिया हमने, A मान लिया, और इस पर जो फोर्स लग रहा है ये हमने क्या मान लिया, F। तो जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, F अपॉन A, क्या हो जाएगा, F अपॉन A। ध्यान रखिएगा कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि ये जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, इसे आप इस तरीके से नहीं डिफाइन कर सकते कि इस तरीके से लग रहा हो। ठीक है, ये एंगल 30 या 60 ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री ही रहना चाहिए। ठीक है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है कि ये जो हमारी पेन है ये क्या है, ये इस सरफेस या जो आपको नोटबुक दिख रही है, ये जो आपको पेपर दिख रहा है, इस पर क्या है, इस तरीके से है, तो ये क्या है, 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसे थोड़ी सी झुकी हुई हो या ऐसे झुकी हो, ऐसी बात नहीं हो रही, ये एकदम 90 डिग्री की बात हो रही है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन A, और इसका यूनिट क्या होगा, पास्कल। ठीक है, आप लोग पहले से परिचित हैं। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, पास्कल। ठीक है, और इसका विमीय सूत्र जो होगा, विमीय सूत्र जो होगा वो होगा mL-1T-2। ठीक, ध्यान रखिएगा, mL-1T-2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो आपका दाब होता है वो हमेशा ही आपको पास्कल में नहीं मिलता है। ठीक है, वो हमेशा ही पास्कल में नहीं मिलता है, इसके कुछ और भी मात्रक हैं। ध्यान दीजिएगा, एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक आपका पास्कल ही रहता है, जो एसआई मात्रक होगा वो क्या रहेगा, पास्कल ही रहेगा, जिसे हम पीएस लिखते हैं। ठीक है, पास्कल ही रहेगा। लेकिन अगर एमकेएस की बात कर दें, ठीक है, एमकेएस प्रणाली आपने देख रखी होगी, ठीक है, एमकेएस पद्धति, ठीक, तो उस यूनिट में इसका मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मैंने कई बार बताया है। ठीक है, जो आपका दाब का दूसरा पास्कल का है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का है, अबाउट टू ये सेम होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल ही रहते हैं। इक्वल का मतलब क्या है, 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या होगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। इस वजह से हमने कहा कि आप पास्कल कहें या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहें। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर एसआई यूनिट कहता है तो आपको पास्कल ही लिखना है, एसआई यूनिट की जगह आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं लिख सकते। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप तब लिखेंगे जब ये एमकेएस सिस्टम कहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक ही होता है, अबाउट लगभग जो मात्रक होते हैं एमकेएस और एसआई के वो लगभग समान होते हैं। लेकिन अगर आपको कहेगा कि एसआई मात्रक बताइए तो उस समय आप पास्कल ही बताएंगे, आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आगे बात करते हैं, इसके और मात्रक होते हैं। और मात्रक का मतलब जैसे हमें कभी कभी दिया रहता है वायुमंडलीय दाब, आपने सुना होगा। ठीक है, कभी क्वेश्चन में देखा होगा। ठीक है, हमने नेक्स्ट लेसन के जब न्यूमेरिकल किए थे तब वहां पर भी मैंने इस शब्द वायुमंडलीय का प्रयोग किया था। ठीक है, इसे शॉर्ट में एटीएम लिखते हैं। ठीक है, एटीएम हमारा एटीएम नहीं, ठीक है, ये स्मॉल लेटर्स में होता है एटीएम। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
तो इसका वैल्यू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल। ठीक है, जैसे हमारा क्या होता है 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, उसी तरीके से 1 ATM इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, ध्यान रखिएगा पास्कल को मैंने PA लिखा है क्योंकि आपको इसकी आदत पड़ जाए कि हम पास्कल को PA भी लिख सकते हैं। ठीक है, P कैपिटल है, A स्मॉल लेटर में। ठीक है, बार, एक और यूनिट आता है बार। ठीक है, आपको 1 बार 2 बार ऐसे दिया रहता है। ठीक है, तो 1 बार होता है 10⁵ पास्कल के। ठीक है, क्या होता है 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल के डायरेक्ट। ठीक है, और 1 टर भी होता है, क्या होता है टर, और ये होता है 133 पास्कल के। ठीक है, क्या होता है 133 पास्कल के। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा भी जा सकता है कि 1 टर इक्वल टू कितने पास्कल होता है या 1 बार इक्वल टू कितने पास्कल होता है। तो उस समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये मात्रक किसके हैं, तो मात्रक है ये दाब के, और 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल, और 1 टर बराबर होता है 133 पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपका पास्कल होता है वो स्मॉल यूनिट होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो आपका पास्कल है वो दाब की एक छोटा मात्रक है। दाब का क्या है, छोटा मात्रक। छोटा का मतलब जैसे मीटर किलोमीटर से छोटा होता है। ठीक है, उसी तरीके से जो आपका पास्कल है वो टर, बार तथा वायुमंडलीय दाब, इन सबके क्या होता है, छोटा मात्रक होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आप लोगों को। यहाँ पर आगे हम लोग बात करेंगे तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव। ठीक है, क्या बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, फ्लूइड प्रेशर मतलब कि अगर जो आपका फ्लूइड होता है, चाहे वो गैस हो चाहे वो यहाँ पर लिक्विड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो उस फ्लूइड द्वारा, जैसे वहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ले रखा है, ये एक बकेट मान लेते हैं जिसमें क्या पानी भरा हुआ है। तो पानी क्या होगा, जो आपका वाटर होगा वो चारों तरफ, ठीक है, जो इसकी दीवारें हैं इन पर चारों तरफ क्या करेगा, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एक दाब लगाएगा। ठीक है, क्योंकि लंबवत होगा, ये जो इसके यहाँ के पार्टिकल होंगे वो इस दीवार पर लंबवत बल लगाएंगे, जिससे क्या हो, ये इसे पार करके बाहर जा सके। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, एक प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रेशर पर, जो प्रेशर आपका होता है लिक्विड का या फ्लूइड्स का, उन पर ग्रेविटेशन का, ठीक है, इसके नीचे ग्रेविटेशन होगा, अर्थ का ग्रेविटेशन होगा जो इसे नीचे की ओर खींच रहा होगा। ठीक है, तो उस ग्रेविटेशन का इस पर क्या इफेक्ट होता है ये हम लोग यहाँ पर समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिख रखा है बताने के लिए। माना तरल से भरा एक पात्र है जिसमें तरल साम्यावस्था में है, इसके कारण इसके भीतर का प्रत्येक अवयव भी साम्यावस्था में होगा। यही कि मतलब इसमें हलचल नहीं हो रही, ये कहीं पर जब इसमें किसी तरह का हलचल नहीं है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, इसमें सब जगह जो प्रेशर हो वो इक्वल हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जब ये लहर आ रही वो ऐसे कंडीशन की बात नहीं करी जा रही है, यहाँ पर उस कंडीशन की बात करी जा रही है जहाँ पर आपका पूरा जो वाटर हो या पूरा जो फ्लूइड हो वो क्या हो, वो एक साम्यावस्था में इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन के लिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिख रखी है। इक्वेशन क्या, मैंने यहाँ पर एक कंडीशन ले रखी है। ठीक है, आपका ये बकेट हो गया जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, कोई वाटर भरा हुआ है। तो यहाँ पर एक कंडीशन मान लेते हैं, माना तरल के भीतर 2 बिंदु, इस ये जो लिक्विड भरा हुआ है, इसी लिक्विड के अंदर के 2 पॉइंट मान लिए हमने C और D। ठीक है, क्या मान लिए, 2 पॉइंट C और D मान लिए। ठीक, ये कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट नहीं है। C और D के बीच में जो बेलन बना हुआ है, जो आपका सिलेंड्रिकल शेप बना हुआ है, ये कोई बाहरी वस्तु नहीं है। नहीं, ये हमने कल्पना की है, हमने इमेजिन किया है कि जो इसमें फ्लूइड है, जो लिक्विड है, उसी का हमने एक सिलेंडर फॉर्म तैयार कर लिया है। ठीक, क्या कर लिया है, सिलेंडर फॉर्म तैयार कर लिया है। अब माना कि ये जो सिलेंडर है इसका वेट, इसका कुछ भार होगा, क्या होगा, भार होगा, जो हमने mg मान लिया है। क्या मान लिया है, mg मान लिया है। ठीक है, तो C पर क्या होगा, C वाले पॉइंट पर जो सिलेंडर का ऊपर वाला पार्ट है, इस पर जो ऊपर वाला पार्ट है, देखिए ये वाला जो फ्लूइड है वो क्या करेगा, नीचे की ओर इसके प्रेशर लगाएगा। ठीक, और जो ये वाला पार्ट है,
ठीक है। जो ये वाला लिक्विड है, लिक्विड जो इसके नीचे है इस सिलेंडर के, वो क्या करेगा, वो ऊपर की ओर इस सरफेस पर जो हमने इमेजिन किया है क्या करेगा, ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, ठीक है। क्योंकि सब कुछ इक्वल स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, इस वजह से कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, सबका सब कुछ यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन जो इसका भार है, अब भार तो हम लोग कैलकुलेट करते नहीं है, ठीक है, mg तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं, हमारे पास इसका वेट तो है नहीं, क्योंकि हमने इसकी क्या करी, कल्पना करी है, ठीक है, इमेजिन किया है। इसे हम लोग माप तो सकते नहीं है, क्योंकि हम अगर इसे बाहर निकालना चाहते थे, कोई शेप तो है नहीं, बस हमने एक जस्ट यहाँ पर इमेजिन किया है, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका भार कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका हम हाइट नाप सकते हैं। हाइट मतलब यहाँ पर स्केल रख रहे हैं और यहाँ पर तो हमें एक हाइट मिल सकती है, यानी ये जो हमने सिलेंडर लिया है इसकी हाइट हम ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हम यहाँ पर घनत्व, ठीक है, घनत्व यानी डेंसिटी पता कर सकते हैं और वॉल्यूम भी इस सिलेंडर का पता कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एरिया जितना हम इसका ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे, परिच्छेद क्षेत्रफल लेंगे, ये भी हम पता कर सकते हैं, हाइट भी पता कर सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम और घनत्व, ठीक है, वॉल्यूम और डेंसिटी, आयतन और घनत्व भी पता कर सकते हैं। और इसकी मदद से हम mg को यानी भार को, आयतन, घनत्व तथा ये स्मॉल g क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो इसके पदों में हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि इसका आयतन कितना है, आयतन मान लिया हमारा यहां पर कितना है, a इंटू एच आएगा। ये कैसे आ गया, ये ऐसे आ गया कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने क्या मान लिया है, a, कितना माना है, a, और इसका जो हाइट है वो कितना माना है, h, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यही तो आयतन हो जाता है। तो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, घनत्व तो हमने कितना मान लिया, रो मान लिया, और इंटू जी, ठीक है, जी ग्रेविटेशन को मान लिया, जो कि ये जो जी लिखा हुआ है इसकी बात कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेंज हो जाता है, भार को हम लोगों ने चेंज कर लिया है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई गुणे घनत्व गुणे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के पदों में इसे लिख लिया है हम लोगों ने, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बात करें तो हमें पता है कि यहाँ पर जो नेट बल है, नेट बल यानी जो आपका यहाँ पर तरल था, ये पूरा तरल जिसके अंदर ये हमने बेलन भी माना है, एक सिलेंडर भी माना है, ये सब कुछ है क्या, साम्यावस्था में है, ठीक है। तो साम्यावस्था में इस पे एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, जिसे हमने क्या किया है, PA माना है, ठीक है। इसमें एक फोर्स इस बेलन में ऊपर की ओर लग रहा, ठीक है, जिसे हमने क्या माना है, P2A। ये P1A और P2 क्या है, ये हैं जो तरल, नीचे वाला तरल इस बेलन पर, ठीक है, इस बेलन के नीचे वाले पृष्ठ पर फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा, और ये जो पृष्ठ है ऊपर वाला, ठीक है, लिक्विड का, वो इस पृष्ठ पर, बेलन के इस पृष्ठ पर क्या करेगा, नीचे की ओर फोर्स लगाएगा। और जो इसका भार होगा mg, वो तो हमेशा नीचे की ओर ही प्रेशर लगाता है, ठीक है। लेकिन सब कुछ है क्या, साम्यावस्था में है, ठीक है। तरल क्या है, तरल साम्यावस्था में है, साम्यावस्था में है। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि जो ऊपर वाला फोर्स है यानी PA, यही तो फोर्स होगा ऊपर, ठीक, प्लस mg, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों नीचे की ओर वर्क कर रहे हैं ना। देखिए ये वाला, ये जो पार्ट है लिक्विड का, ये इस बेलन पर, इस सिलेंडर पर नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इस वजह से। और ये जो आपका इस बेलन का पूरा भार है, ये भी नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये नीचे की ओर लग रहे हैं, ठीक है। और माइनस ये ऊपर वाला, ठीक है, जो P2A यानी ये जो नीचे वाला फोर्स है, ये क्या लग रहा है, प्रेशर है, वो ऊपर की ओर लगेगा। तो ये P2A, इनका रिजल्ट क्या हो जाना चाहिए, 0, तभी तो ये साम्यावस्था बनी रहेगी, ठीक है। अगर P1A ज्यादा हो जाएगा तो ये लिक्विड नीचे की ओर दब जाना चाहिए, और P2A ज्यादा हो जाएगा तो ये लिक्विड बाहर की ओर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, सब कुछ किस में है, साम्यावस्था में। इस वजह से आपका P1A प्लस mg, ये जो नीचे की ओर लग रहा है, ठीक, और P2A इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। क्यों, साम्यावस्था के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली थी
mg की, m यानी मास, तो मास को हमने चेंज कर लिया था वॉल्यूम यानी एरिया इंटू हाइट, ठीक है, AH इंटू रो और इंटू जी में चेंज कर लिया था, ठीक है, तो ये चेंज आ गया, माइनस P2A इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओपन कर लेते हैं, A प्लस क्या हो जाएगा AH रो जी माइनस P2A इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ से आ गया P1A माइनस P2A इज इक्वल टू AH रो जी, ठीक है। ये A कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा A P1 माइनस P2 टाइम्स ऑफ A रो जी H, ऐसे कैंसिल आउट तो क्या बचा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी H, क्या बचा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी H। तो यहाँ से निकल के क्या है, यहाँ से निकल के आया कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच, यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो ऊंचाई होती है लिक्विड की, जो ऊंचाई होती है उसका इफेक्ट हमेशा रहता है। उसका इफेक्ट रहने का क्या मतलब है, इसका इफेक्ट रहने का मतलब है कि अगर लिक्विड के नीचे कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, और उसके ऊपर है तो उस पर प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। यानी ऊपर का प्रेशर और जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगी और दूसरी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा रो जी एच, यानी उस ऑब्जेक्ट की हाइट में डिफरेंस कितना है, ठीक है। इसे समझने के लिए सिंपल सा कह सकते हैं, या यहाँ से एक फार्मूला निकलता है, एक नियम निकलता है, उसे समझेंगे हम लोग। तो यहाँ से मान लेते हैं कि C व D एक ही तल थे, C व D क्या थे, एक ही तल थे। एक ही तल का मतलब क्या है कि C भी यही है और D भी यही है, ठीक है। जहां भी मान ले, चाहे दोनों को ऊपर मान ले, चाहे दोनों को नीचे या एक जगह कहीं भी मान सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो आपका H होगा ये पार्ट क्या हो जाएगा 0। इन दोनों के बीच की हाइट क्या हो गई, हाइट हो गई ये 0, तभी तो ये एक ही जगह पर होंगे, ठीक है। C और D क्या होंगे, एक जगह तब होंगे जब इनका हाइट क्या हो जाएगा 0, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी 0। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, CD एक ही तल पर हैं तो क्या हो जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0, यानी हमारा क्या निकल रहा है P1 इज इक्वल टू P2, P1 इज इक्वल टू P2। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है, और वो ये है कि गुरुत्व की अनुपस्थिति में, गुरुत्व यानी जो आपका ग्रेविटेशन है, अगर उसकी बात ना करें हम लोग, ठीक है, ऐसा कंडीशन आया है ये कि जब हम ग्रेविटेशन की बात ना करें, यानी गुरुत्व की अनुपस्थिति में द्रव के भीतर एक ही तल में सभी बिंदुओं पर दाब समान होगा। क्या होगा, दाब समान होगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आपका लिक्विड आपने लिया इस तरीके से, ठीक है, इसमें लिक्विड लिया आपने, तो अगर इसकी हाइट एक ही जगह पर रहे, ठीक है, हाइट क्या रहे, एक ही जगह पर रहे, तो जो द्रव होता है, ठीक है, लिक्विड जो होता है वो इस पार्टिकल पर चारों ओर से समान दाब लगाएगा, ठीक है, समान दाब लगाएगा। मतलब क्या है, मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपका पार्टिकल अगर यहाँ पर है और लिक्विड इतना भरा हुआ है इस बकेट में, तो नीचे से ज़्यादा फोर्स आएगा, इस तरफ से कम आएगा, ऊपर से और कम आएगा और इस तरफ से और कम आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। चारों दिशाओं से, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, चारों डायरेक्शन से क्या होगा, इस पार्टिकल पर लिक्विड द्वारा इक्वल फोर्स लगाया जाएगा, ठीक है। क्या होगा, इक्वल फोर्स लगाया जाएगा। यहाँ पर ये कहने का मतलब है, इसे हम लोग लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे इस तरीके से कि गुरुत्व, मैंने जो कंडीशन बताई है कि जो हमारा ग्रेविटेशन है उसे ना ले हम लोग, गुरुत्व की अनुपस्थिति में द्रव के भीतर एक ही तल में
सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात रही कि एक ही तल में अगर दो बिंदु हैं या दो से ज़्यादा भी हैं तो उन पर जो दाब होगा वो हमेशा बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि किसी पर ज़्यादा हो जाएगा, किसी पर कम आ जाएगा। यहाँ से ये भी बात निकलती कि चाहे पार्टिकल यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपका पार्टिकल पर प्रेशर होगा वो इस पर भी इक्वल होगा, इस पर भी इक्वल होगा, इस पर भी, इस पर भी। ठीक है, तो दोनों बातें यहीं से निकल कर आ गई हैं कि हमारा जो लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है, ठीक है, लिक्विड ना कहकर फ्लूइड कहें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने स्पेसिफिक नहीं किया है कि आप लिक्विड की बात कर रहे हैं या गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फ्लूइड होता है वो इक्वल जगह पर, ठीक है, अगर पॉइंट क्या हो, सेम प्लेस पर, सेम सरफेस पर हो, तो सब पर जो प्रेशर होगा, ठीक है, चारों पॉइंट पर अलग अलग, ठीक, वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, यानी P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3। ठीक है, एक ही तल पर बिंदु चाहे जहां पर हो, उन पर जो फोर्स होगा, जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, हमने फोर्स क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम फोर्स को क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तब उसे हम लोग प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होइएगा, लिक्विड में जो फोर्स होता है हम लोग उसे हमेशा प्रेशर से ही रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, फ्लूइड में हम लोग फोर्स नहीं कहते, उसे प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात रही हमारी फ्लूइड की। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हमारे लिक्विड के प्रेशर के बारे में। कुछ लॉज हैं, लॉज आपका यहाँ पर पास्कल लॉ आता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।